नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बीच बातचीत का मसला इतना हावी हो गया कि जिन सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर इसकी नौबत आई, उसी का डिटेल सामने नहीं आ रहा है। फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप की दुनिया में हर दिन सैकड़ों मैसेज किसी न किसी धर्म को आहत करते हुए लिखे जा रहे हैं। जब ये लोगों को पता है तो फिर ये कौन लोग हैं जो भीड़ लेकर सड़कों पर उतर आते हैं? इनके खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई हो रही है? आप यकीन करेंगे कि कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर बादुरिया की यह तस्वीर इसलिए है कि किसी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। हम क्या मूर्खता की मिसाल कायम करने के लिए उतावले हो रहे हैं? इन लोगों को किसने सड़क पर उतारा? बजाय इसके कानून का रास्ता क्यों नहीं चुना और इंतजार किया? बीजेपी का दावा है कि 2000 मुसलमानों ने हिंदू परिवारों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि कई दुकानें जला दी गईं और घरों पर पथराव किया गया। हमारी सहयोगी मोनदीपा बनर्जी इस इलाके के एक हिस्से में गई जहां के घरों के कुछ शीशे टूटे हुए थे और पथराव भी किया गया था और पास के एक क्लब के सामानों को नष्ट भी किया गया। लोगों ने मोनदीपा को बताया कि वे काफी डरे हुए हैं। पुलिस थाने पर हमला करने और पुलिस की गाड़ियां जलाने की भी खबरें हैं। सांसद की गाड़ी पर भी हमला हुआ। यह वीडियो मंगलवार का है। समझना मुश्किल है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। इस भीड़ में भीड़ का हौसला दिख रहा है। पुलिस को इस भीड़ के आगे बेबस नजर आ रही है। उसकी मौजूदगी में किसी के साथ हाथापाई होती लग रही है। सड़कों पर टायर जलाए गए हैं। मंगलवार को मोनदीपा की रिपोर्ट की यह तस्वीर बता रही है कि हिंसा हुई है। आप खुद भी देखिए, 17 साल के लड़के की पोस्ट के जवाब में किन लोगों को उतारा गया। क्या इनमें से कई किशोर उम्र के बच्चे भी नजर आ रहे हैं? यह सवाल करना होगा कि 17 साल के एक किशोर के फेसबुक पोस्ट को लेकर क्या शहर या मोहल्ले में आगजनी की जाएगी, रास्ता जाम किया जाएगा, तो फिर समाज का क्या होगा? क्या हमारे संबंध इतने खोखले और कमजोर हो गए हैं? फेसबुक पोस्ट के कारण धार्मिक भावना आहत हो रही है तो इसका मतलब है भावनाओं को ही बीमारी लग गई है। एक बात सभी को याद रखनी चाहिए, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता इसी फिराक में रहती है कि कब अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता हरकत करे या कुछ ऐसा करे जिससे सांप्रदायिक रंग देकर उसके जवाब में बहुसंख्यकों को उकसाया जा सके। भीड़ का जवाब भीड़ से देने वाले दोनों तरफ के लोग अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि वे जवाब नहीं दे रहे बल्कि एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। अगर ममता बनर्जी बीजेपी की सरकारों में सांप्रदायिक हिंसा करने वाले समर्थकों या गुटों को संरक्षण देने का आरोप लगाती हैं तो खुद उनका अपना बेंचमार्क क्या है? उन्होंने दोनों तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, यह बताना चाहिए, न कि राज्यपाल के साथ हुए विवाद को प्रमुखता देनी चाहिए। हालांकि वो भी चिंताजनक स्थिति है। बिहार चुनाव से पहले इंडियन एक्सप्रेस में जब अपू एथोस सुरेश थे तब उन्होंने एक शानदार रिपोर्टिंग की थी। 21 अगस्त 2015 की इस रिपोर्ट में अपू ने बताया था कि बीजेपी और जेडीयू के अलग होने के बाद बिहार में सांप्रदायिक हिंसा 3/4 बढ़ गई। जब दोनों साथ थे तो पूरे बिहार में 3.5 साल के दौरान 226 घटनाएं हुई। जून 2013 में अलग हुए और अलग होने के 2 साल के भीतर सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की 667 घटनाएं दर्ज की गईं। ज्यादातर घटनाएं मंदिर मस्जिद में मांस फेंकने को लेकर शुरू हुई थी। नीतीश कुमार ने अपने कैंपेन के हर भाषण में कहा था कि कोई मांस इधर उधर फेंकेगा, भड़किएगा नहीं, पर उससे ज्यादा वहां के समाज ने सहनशीलता का परिचय दिया। बंगाल को क्या हो गया है? ममता को अपने ही सहयोगी से सीख लेनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की मार्च 2014 की एक रिपोर्ट है जिसमें पुलिस रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया गया है कि ग्रामीण बंगाल में सांप्रदायिक झगड़े बढ़े हैं। 2008 में सांप्रदायिक हिंसा की 12 घटनाएं दर्ज होती हैं, वहीं 2013 में बढ़कर 106 हो गई। राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2015 में देश के 53 बड़े शहरों में दंगों के 6270 केस दर्ज हुए सांप्रदायिक हिंसा और तनाव के, जिसमें पहले नंबर पर पटना, मुंबई और कोलकाता है। बेंगलुरु भी है उसमें। कोलकाता में 293 केस दर्ज किए गए। 2016 में बंगाल विधानसभा का चुनाव हुआ, तब ममता बनर्जी को 211 सीटें मिली और बीजेपी को 3। यानी इन सांप्रदायिक हिंसा का कोई लाभ नहीं मिला किसी को भी। लेकिन हर बार नुकसान नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उन्हें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोपों को भी गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे आरोपों के बहाने बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर भी लगाम लगाकर दिखाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंगाल को लगातार उबाल रहा है। धार्मिक जुलूसों और यात्राओं का स्केल जरूरत से ज्यादा बड़ा हो रहा है। इन जुलूसों के जरिए सदियों पुराने वही ढोल बजाए जा रहे हैं कि लाउडस्पीकर की आवाज तेज हो गई या नहीं बजाने दिया किसी ने, या किसी ने मांस फेंक दिया। मूर्खता का यह रिकॉर्ड हम ही लोग कायम कर सकते हैं और कोई नहीं। मुस्लिम समाज का एक हिस्सा इस खेल को भी समझ रहा है, तभी कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम बरकती को इमाम के पद से हटा दिया। इस इमाम ने निजी एल्बम में
इस इमाम के निजी एल्बम में तमाम नेताओं की तस्वीरें हैं जो इनके बयानों को लेकर राजनीति भी करते हैं। मगर मई महीने में इस शख्स ने ऐसा बयान दिया कि हम इमाम हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी कार से लाल बत्ती नहीं उतारेंगे। तब मीडिया में खूब बवाल हुआ, खूब बयानबाजी हुई और सांप्रदायिक बातों को लेकर भड़काया उकसाया गया। स्थानीय मुस्लिम समाज और मस्जिद का बोर्ड इस बात को लेकर सतर्क हो गया कि इसे लेकर किसी तरह की बातें फैलाई जाएंगी। इमाम को गद्दी से उतारकर फेंका गया। इमाम साहब कहते रहे कि मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त था, लेकिन गद्दी नहीं बचा सके। बाद में तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ने भी इनके खिलाफ मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में कथित रूप से बयान दिया था। इस इमाम का यही काम था कि कुछ बयान दे दो जिससे बहस छिड़े और सांप्रदायिकता को खुराक मिले। बहुत लोगों की दुकान ही इस तरह के बयानों से चल रही है। अगर इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज किया जाता रहा और समाज के भीतर से समाज के लिए आवाज नहीं आई, तो लोग एक दूसरे को पहचानने और दुआ सलाम करने के लायक नहीं बचेंगे। हम बंगाल की राजनीतिक और सांप्रदायिक परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे प्राइम टाइम में। हमारे साथ अनिरुद्ध घोषाल हैं, आप युवा पत्रकार हैं इंडियन एक्सप्रेस के, और अजीज मुबारकी साहब कोशिश करेंगे कि वो जुड़ जाएं, जो साउथ एशिया उलेमा काउंसिल कोलकाता के राष्ट्रीय सचिव हैं। अनिरुद्ध, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि हर सांप्रदायिक हिंसा के बारे में उतना हमारा संसाधन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अखबार और वेबसाइट को जब मैं ढूंढने जाता हूं तो बहुत कम डिटेल जानकारी मिलती है इस तरह की घटना की। इसकी क्या पृष्ठभूमि है? बंगाल में एक कि इस तरीके से सोच है कि अगर कोई सांप्रदायिक कहीं घटना हो रही है, दंगा हो रहा है, कोई टेंशन भी हो रही है, उसके बारे में अगर लिखेंगे, उसके बारे में अगर बोलेंगे, तो उससे वो फैलता है। लोग एडिटर्स का या फिर जो रिपोर्टर है उसकी मतलब वो इस तरीके से वो सोचते हैं। तो जो खबर अगर यूपी में, जो इंसिडेंट यूपी में अगर होती है, तो फिर यहाँ दिल्ली के अखबारों में वो 4 पेज का पूरा उसका पैकेज बन जाता है, वहां पे वो सिंगल कॉलम छपता है। अच्छा। और ये दिल्ली के बारे में भी वही रूल फॉलो करते हैं जो बंगाल के बारे में करते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। मगर ये एडिटोरियल पॉलिसी है काफी अखबारों का। टीवी का मेरे को उतना नहीं पता है। लेकिन इससे हो क्या रहा है? तो इतनी तरह की अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो आपको लगता नहीं कि वहां पर अब इन घटनाओं की रिपोर्टिंग कर ही देनी चाहिए? मेरे को तो लगता ही है, मगर अब क्या हो रहा है कि जैसे जो रिपोर्टर है वो जाता है ग्राउंड पे, वो हर पक्ष से बात करता है, मगर चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो फेसबुक हो, उसका एक तो उसको आपको पता नहीं है उसका सोर्स क्या है। वो कहीं किसी और देश का वीडियो लगा के बोल देंगे कि देखो आपके गांव में ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे मारा है। तो उससे काफी टाइम पे हमने ये भी देखा है कि हिंसा हो रही है, मगर उसका जो सोर्स है, जिसका जिस झूठ से वो फैला है, उसका कोई वो नहीं है, उसका ना पता है ना कुछ। इस तरह के वायलेंस का पैटर्न क्या है अनिरुद्ध? मैं आप ही की कई रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पुलिस के थाने पर हमला किया जा रहा है, कुछ दुकानें जलती हैं, घरों पर पथराव होता है। और ये बात दोनों समुदायों की बात में जो मैं पढ़ रहा हूं, दोनों तरफ से एक ही बात आती है। तो ये एक पैटर्न क्या है इसका, जरा आप विश्लेषण करेंगे? आपने तो कई इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा को कवर किया। देखिए, अभी अब लास्ट 1.5 साल में 3 तरीके के मैंने देखे हैं अपने, जो मैंने कवर किए उसमें से। एक तो जैसे आपने बताया बिहार का कि मंदिर या मस्जिद में किसी ने मांस फेंका हुआ है, तो ये एक है। दूसरा जो शायद से नया है वो है कि फेसबुक में या व्हाट्सएप में किसी ने आपत्तिजनक कुछ लिखा है, तो उससे वायलेंस फैल रहा है। और तीसरा है कि कहीं से जुलूस निकला है, जो आदि में बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, जुलूस निकला है और वहां पे कोई जाके उस पर बम फेंकता है, या फिर जैसे मेरे ख्याल से और ये बम फेंकने की घटना दोनों तरह के जुलूस में हुई है ना? हिंदुओं के जुलूस में भी या मुसलमानों के जुलूस में भी इस तरह की बात सामने आई है। सबसे जो मतलब सबसे ज्यादा जब मैंने देखा था वो ये है, अक्टूबर 2016 में दुर्गा पूजा खत्म हुआ था, और उसी टाइम पे कोर्ट का ऑर्डर आया था कि दुर्गा पूजा के लिए आप मुहर्रम प्रोसेशन वो आप दोनों एक साथ निकालेंगे, लॉ एंड ऑर्डर करना है। तो जैसे यहाँ जहां भी इंसिडेंट हुआ है उससे ज्यादा दूर नहीं है, हाली शहर में भी, हाजी नगर में भी मुहर्रम प्रोसेशन पे भी बम फेंका गया था, और जब दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे उस पे भी अटैक हुए थे। लेकिन क्या बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है? क्या पैटर्न? देखिए, उस टाइम इंजरीज तो होती है, मगर डेथ किसी का नहीं हुआ था, मगर घर जलाए गए थे उसके बाद। दोनों तरफ से ये हो रहा था। मगर और जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस पूरे चीज में अगर आप उसको मतलब समझेंगे, देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेटर्स का भी मानना है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग हो रही है दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि जैसे फेसबुक में पोस्ट तो लग गया है, अब मगर उस पर लोग कमेंट करेंगे, मगर इतने सारे लोगों को वो पहुंच कैसे रहा है? कोई ना कोई तो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां वो डाल रहे। तो अब पुलिस क्या करती है, ऐसे इंसिडेंट के बाद सबसे पहले नेटवर्क बंद कर देती है। मैं आपको एक उदाहरन दे रहा हूं, मार्च 2016 में इलम बाजार बीरभूम
ये शांति निकेतन से कुछ 30 किलोमीटर दूर है। वहां पे एक फिर से वही सेम चीज है, 11वीं क्लास के एक लड़के ने इसी तरीके की आपत्तिजनक मतलब पोस्ट डाला था उसने, और उसी के बाद ये लोग गए पुलिस स्टेशन, इलाम बाजार पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ और उसके बाद फायरिंग हुई दोनों तरफ से, और वो फायरिंग किसने की आज तक पता नहीं चला है। और उसमें एक मुसलमान युवक की डेथ हो गई थी और प्रोटेस्ट भी वही कर रहे थे। सोसाइटी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई तैयारी के साथ ये गेम कर रहा है, या उनको वो बातें ज्यादा पसंद है कि ये मुसलमान ऐसे करते हैं, ये हिंदू ऐसे करते हैं, वो आ गए इतनी संख्या में, ये आ गए इतनी संख्या में। उनको पता नहीं है कि इस तरह के तर्क और दलीलों से दुनिया भारत के कितने शहर जल चुके हैं। सर समझाने वाले कम हो गए, मतलब लोगों को झूठ बोलने वाले ज्यादा हो गए, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल फायदा का वो लोग देख रहे हैं। आपने इस रिपोर्टिंग के दौरान ये देखा या महसूस किया कि जो राजनीतिक दल हैं, जो वहां सरकार से संबंधित हैं या विपक्ष से संबंधित हैं, वो इन समूहों को समझाते हुए आपको नजर आया कि समझा रहे हैं कि आपको इसका मुकाबला करना चाहिए, इस तरह से इसका शिकार नहीं होना चाहिए, इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए? सर इसका भी ना, जैसे कोई कहीं पे हिंसा हो गई उसके बाद भी एक पैटर्न रहता है। जो रूलिंग पार्टी है वो कहती है कि हम जाएंगे, हम समझाएंगे, और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो जाके वहां पे वहां जाने की कोशिश करते हैं, फिर रूलिंग पार्टी उसको रोकता है, और उसके बाद दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं, दोनों तरफ से तर्क आते हैं, और उससे जो है कि शांत होने से जगह उससे टेंशन बढ़ जाता है। अगर अब अजीज साहब वीडियो लिंक पे नहीं आ रहे तो क्या हम उनका फोन इन ले सकते हैं? अच्छा ठीक है। एक और चीज है कि बार बार ये आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही हैं, इस बात में कितना दम है? सर देखिए, इसमें बंगाल में करीब सेंसस के हिसाब से 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मगर ये पूरी कहानी नहीं है। बंगाल में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी है जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कम होंगे, जहां 99% पॉपुलेशन किसी एक तहसील में या फिर असेंबली में मुस्लिम है। तो तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट करती है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। करती है पॉलिटिकल, और तृणमूल के पहले जब वहां पे सीपीएम थी वो भी करते थे। जहां पे आपको पॉलिटिकल फायदा होगा इलेक्शन के पहले, वहां मस्जिद में जाएंगे या फिर मंदिर में जाएंगे, ये तो रहता है। मगर अभी जो 2 साल में चेंज हो गया है वो ये है कि यहाँ पे एक और पार्टी है जो बहुत कोशिश कर रही है इस पॉलिटिकल एंटिटी में घुसने के लिए, जहां पे उनके लिए पहले जगह नहीं थी। अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 एमएलए हैं। कौन? बीजेपी के। और वो क्या कर रही है? और एक और चीज है कि जैसे आरएसएस और वीएचपी, मेरे ख्याल से आज ही उनका यहाँ से स्टेटमेंट आया है कि अब इस हिंसा के बाद वो कैंपेन करेंगे पूरे बंगाल में कि बंगाल जो है हिंदुओं के लिए रहने लायक जगह नहीं है, बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बना रही है। तो दोनों तरफ से हो रहा है अब यहाँ पे। पहले ऑपोजिशन नहीं था, पहले इस तरीके का हिंदुत्व पॉलिटिक्स पहले बंगाल में इस तरीके से तो नहीं हुआ है पहले। पर कोई वहां का सोसाइटी और ये सब इस ट्रैप को लोग नहीं समझ रहा है। मतलब क्या स्टेट एक्शन ले रही है इन दोनों तरफ के जो भी लोग हैं जो इसमें जो शामिल हैं? स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी भी घटना में सख्ती से कोई एक्शन लिया हो बाद में ही? जैसे अब धूलागढ़ का अगर हम देखें, धूलागढ़ अभी ये मेरे को डेट दिसंबर 2016 का है, उसमें इन्होंने पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 25 लोगों को अरेस्ट किया था। मगर उसमें क्या हुआ, अब जैसे हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि रिपोर्टिंग कुछ खास हुई नहीं थी, हमने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था और कुछ और अखबारों में, एक आध अखबारों में छपा था। तो अब क्या हुआ, एक चैनल गई वहां पे, उन्होंने जो इंसिडेंट था वो, अब जहां पे हमने देखा था कि 7 घर जले हैं, 3 मुसलमान के हैं, 4 हिंदू के हैं, दोनों तरफ इंजरीज हैं, दोनों तरफ से पथराव हुआ है। तो वहां वो चैनल गई, उन्होंने एक तरफा रिपोर्ट पेश किया, और उसके बाद वहां पे फिर जैसे हिंदुओं के घर जले हैं। हाँ, तो उसके बाद वहां पे फिर वो वायलेंस बढ़ने लगा। तो अब यहाँ पे पुलिस भी कितना करी, अगर इस टाइम पे अगर पुलिस वहां जाके मीडिया को रोके तो फिर बोलेंगे कि आप मीडिया को रोक रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली जो आपका लैंग्वेज मीडिया है, जो बंगाली अखबार या बंगाली टेलीविजन, क्योंकि उनका रीच ज्यादा है। इंडियन एक्सप्रेस कितना लोग पढ़ते होंगे शहरों, कलकत्ता शहर के बाहर, गांव में तो कोई पढ़ता नहीं होगा अंग्रेजी अखबार। तो ये जो लोकल ट्रेडिशनल मीडिया है जिन पे लोगों पे एकदम विश्वास है, अगर वो नहीं लिखेंगे
तो लोगों को भड़काना भी आसान लिखना ही और ज्यादा मुसीबत पैदा कर रहा है। इससे बेहतर है कि वो लिखें जी और लिख के इस तरह की सच्चाई सामने लाएं, तो जिससे लोग अनुमान या अफवाहों के। अजीज मुबारकी साहब हमारे साथ हैं, अब समय कम है, पर मैं ये जानना चाहता हूं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि एक 11-17 साल का लड़का अगर फेसबुक पे पोस्ट कर दे, तो ये कौन लोग हैं जिनके मजहब की इतनी भावनाएं आहत हो जाती हैं और वो सैकड़ों लोगों को लेकर निकल जाते हैं सड़क, उनकी भी जिंदगी वो जोखिम में डाल देते हैं। तो इस पे कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती है मुबारकी साहब? नहीं, मैं बताऊं रवीश भाई, ऐसा है कि ये तो सही है कि इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं और ये इंटॉलरेंस हद से ज्यादा, मतलब दूलागढ़ जैसे अभी बता रहे थे, दूलागढ़ है, उससे पहले मालदा हुआ, तो ये एक रेगुलर तरीके से मैं देख रहा हूं कि ये चीज इस तरह से प्रोवोकेशन होता है और इस तरह से मुसलमान उसको फिर वही खेल में आ जाते हैं, फंस जाते हैं उसी खेल में जो उनसे शायद खेला जा रहा है। और ये बहुत दुख की बात है, जबकि अगर आप देखें तो बंगाल का माहौल ऐसा कभी नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि बंगाल आज कोई बना हो, 47 से जैसे मुल्क आजाद हुआ वैसे बंगाल बना, फिर बांग्लादेश इसमें से निकल करके चला गया, लेकिन तब भी बंगाल के माहौल में कभी कोई खराबी नहीं आई। तो आज जो हालात हैं ये आखिर समझना होगा ऐसा क्यों, ये क्या हुआ साल 2 साल 3 साल के अंदर के बंगाल का माहौल खराब होता जा रहा है। नहीं तो ऐसा भी बंगाल में इतिहास रहा है कि पूजा पंडालों में बारिश के दौरान मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी हैं। और अगर आप सच पूछें मुझसे तो मैं समझता हूं कि ये 17 साल के बच्चे जिसने ये पोस्ट डाला है, ऑफेंसिव पोस्ट मैं कहूंगा, ब्लास्फेमस पोस्ट कहिए आप उसको, दुख देने वाला पोस्ट कहिए उसको, इसमें और जो कुछ जुनैद के साथ हुआ दिल्ली के पास, तो इन दोनों घटनाओं में वो मुझे कोई ज्यादा फर्क समझ में नहीं आ रहा। उधर अगर मैं कहीं अगर गौ रक्षकों को गलत मानता हूं तो मैं उस भीड़ को भी गलत मान रहा हूं जिन्होंने हिंदुओं के घर जला दिए। ये दुख की बात है। पर अगर आप कह रहे हैं कि सामाजिक ताना बाना वहां का अच्छा था, तो उस सामाजिक ताने बाने के वो लोग कहां गए जो ऐसे लोगों को समझा सकते थे? ये कौन लोग हैं? जैसे अभी अनिरुद्ध बता रहे थे कि दोनों तरफ, एक तरफ विपक्षी पार्टियां जो विपक्ष बनने के प्रयास में ऐसे तत्वों को शह दे रही हैं, और दूसरी तरफ सरकार है, उसकी तरफ से भी ऐसा लगता है कि वो शह दे रही है, और उसके या शह या समर्थन या उसको अपीजमेंट आप कह लें आप, उसके समर्थन से ये लोग इतनी हरकत या इनका इतना हौसला बढ़ा हुआ है। नहीं, देखिए, बंगाल के मुसलमानों ने बहुत प्रोग्रेसिवली बहुत सारी चीजों को दिखाया है, सारे हिंदुस्तान को दिखाया है एक रास्ता। जैसे कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े नामी इमाम को कलकत्ते की एक बड़ी मस्जिद से मुसलमानों ने निकाल फेंका। उसके लिए कोई बाहर से नहीं आया था, ना पुलिस आई, ना हिंदुओं का विरोध था, ना कोई सरकारी कोई बात थी, वहां बिलखुसूस मुसलमानों का मामला था और वो उस आदमी की गलतियों की वजह से मुसलमानों को तकलीफ हो रही थी। लोग ये समझ रहे थे कि शायद वो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है उनको या नहीं कर रही है, या ममता बनर्जी के साथ उनके क्या ताल्लुकात है, ये सब दीगर बातें हैं। मगर मुसलमानों ने उनको निकाल करके बाहर उनको उनकी औकात दिखाई और सारे मुल्क को यह संदेश दिया कि मुसलमान बिल्कुल प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले हैं, वो अपने भी इस तरह के किसी भी कम्युनल बयान देने वाले लीडर को पसंद नहीं करते, और हमने निकाल करके उनको बाहर खड़ा कर दिया। आज वो कुछ नहीं, कल तक बहुत कुछ थे, आज कुछ भी नहीं है। अनिरुद्ध, आपकी एक रिपोर्ट थी कि इस बार रामनवमी की जो रिपोर्ट थी, और मैं खुद उसी के बाद मैं इस्लामपुर इलाके से गुजर रहा था, दिनाजपुर वाला जो इलाका है, तो इस स्तर पे वो तैयारी देखी तो मैं तो हैरान था कि इसके लिए तो बहुत पैसा और बहुत संगठन चाहिए, बहुत लोग चाहिए कि एक शहर को आप झंडे से नाप दें। इन सब चीजों से बंगाल तो फेस्टिविटी या उत्सव धर्मिता का एक तरह से वो राज्य है कि उसमें हर उत्सव धर्मिता का स्केल बहुत बड़ा होता है। इसको लेके लोग क्यों आशंकित हुए फिर वहां? देखिए, जब मैं बंगाल में, मैं दिल्ली में बड़ा हूँ, जब मैं बंगाल गया तो सबसे मेरे को अजीब लगा था कि अक्टूबर के महीने से, दुर्गा पूजा से लेके फरवरी के महीने तक छुट्टियां रहती है, एक के बाद एक धार्मिक फेस्टिवल होती है। मगर वहां पे भी कभी, जैसे मैंने बाद में पूछा भी, मगर किसी ने इस तरीके से रामनवमी का जो है सेलिब्रेशन नहीं देखा है। दुर्गा की पूजा होती है, काली की पूजा होती है और अन्य बहुत सारे वो है, मगर इस तरीके से कभी स्केल में कभी नहीं हुआ है। हुए हैं मगर इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से, जहां पे पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, जहां से संघ इन्वॉल्व हो रहा है, जहां वीएचपी इन्वॉल्व हो रहा है और बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसमें एक बहुत इससे और पैसे तो खर्च हुए ही थे, मगर ये बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से भी हुआ था।
अगर आप कलकत्ता में ही देखेंगे, इन्होंने कलकत्ता की एकदम जो पुराना जो राइटर्स बिल्डिंग है, जो पहले सेक्रेटेरिएट हुआ करता था, उससे 1 किलोमीटर दूर इन्होंने वहाँ पे अपना मेन जो इवेंट था वहाँ किया था। और उसके चारों ओर कलकत्ता शहर में वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मगर वहाँ हर मोड़ पे जो है एक उन्होंने पंडाल लगा के वहाँ पे वो पूजा चल रही थी। चाहे उसके साइड में एक बहुत पुराना आपका मटन का दुकान हो वहाँ, और उसमें एक बड़ा डिलिबरेट सा अटेम्प्ट लग रहा था कि कुछ यहाँ पे पोलराइजेशन करने की कोशिश है। अब उससे कितना फायदा हुआ किसको ये नहीं पता है, मगर ये तो है बंगाल में अभी जो पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन है वो अभी हिंदुत्व वर्सेस तृणमूल का है। तो वहां पर जो बातचीत अभी जो चल रही है, तो इससे उसके बाद वाले दिन अब चाय की दुकान में भी जाएंगे तो वहां पे अड्डा चल रहा है, तो बात जो है इसी पे चल रही है कि अच्छा शायद से ये पार्टी जो है ये हिंदुओं के लिए ज्यादा अच्छा करेगी, ये पार्टी जो है ये मुसलमानों के लिए ज्यादा अच्छा करेगी। तो ये तो हो रहा है वहां पे अभी। अजीज साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, आपने कलकत्ता का उदाहरण दिया, ठीक, लेकिन ये सारी घटनाएं जो हैं कलकत्ता से बाहर की हैं, जो ज्यादा एक तरह से बड़ी हो जा रही हैं। इस्लामपुर, अभी वहां पर गाय चोरी के और आरोप में 3 लोगों को भीड़ ने मार दिया था, या अभी नॉर्थ 24 परगना में के कई हिस्सों में ये हो चुका है, ये घटना, ये सारा चीज मिला के। तो इन जगहों का जो समाज है वो अंदर से कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, एक। और दूसरा, हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या ये जो जिस पॉलिटिकल कन्वर्सेशन, राजनीतिक चर्चाओं की तरफ इशारा अनिरुद्ध कर रहे थे, कि उनमें ये भी बात आती है और इसको काफी प्रमुखता से फैलाया जा रहा है कि ममता बनर्जी वहां पर तुष्टीकरण कर रही हैं या ऐसे तत्वों को शह देती हैं ज्यादा। इस बात में कितना दम आपको लगता है और क्या ये होना चाहिए? नहीं, देखिए, पहले सवाल पे मैं आपके आऊं, कलकत्ता के बारे में जो आपने कहा, ऐसा नहीं है कि कलकत्ता में कोशिश नहीं हुई। पिछले मुहर्रम में ही कोशिश की गई ऐसा कलकत्ते में कि मस्जिद के बाहर आकर के कुछ शैतान एलिमेंट, जिनको मैं कहूंगा, वो मोटरसाइकिल लगा करके वहां पर नारा वारा लगा रहे थे कुछ। तो ये ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन उसको पुलिस कंट्रोल कर ले रही, कर्व कर ले रही है उसको। एक नंबर। दूसरी बात जो आपने कही ममता बनर्जी वाली, तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगता। ये एक भ्रम बनाया जा रहा है पूरे मुल्क में, एक किसी खास पार्टी की तरफ से, एक प्रॉपर आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों को ज्यादा दे रही हैं, ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना रही हैं, ममता बनर्जी सारा कुछ मुसलमानों की कर रही हैं। तो होता यह है कि ममता बनर्जी जब अफ्तार में पहुंचती हैं तो उनका सर ढका हुआ फोटो वो अखबारों की शोभा बढ़ाता है। वो टीवी पर नजर आती हैं सर ढके हुए अफ्तार करती हुई, मगर जब वो रथ यात्रा में जाकर के रथ को खींचती हैं, या काली पूजा में खुद ममता बनर्जी जब अपने घर में काली पूजा करती हैं, तो वो तस्वीरें अखबारों से नदारद रहती हैं। तो यानी कोई ना कोई जरूर है जो इन चीजों को मॉनिटर कर रहा है और अपने तरीके से चीजों को ढाल रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो ये तो है ही। और पैसे का खेल, जैसे अनुराग बता रहे थे आपको, पैसे का खेल तो हो ही रहा है। यहाँ एक नेशनल पार्टी और एक छोटी पार्टी में जब लड़ाई होगी तो हम जानते हैं कि कहां से कैसे की चीजें चलेंगी। आप तो ममता बनर्जी के आलोचक भी रहे हैं, ज्यादा ही खर्च करते हैं। आप तो ममता बनर्जी के आलोचक भी रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इस तरह से वो कैसे लड़ रही हैं? क्या वो नहीं लड़ रही हैं? क्या उनके पास अपना कोई तंत्र नहीं है कि जिससे वो लड़ सकती हैं? या मारपीट का जवाब मारपीट से ही हो रहा है, जैसा हम बंगाल के बारे में, भीतरी इलाकों के बारे में सुनते हैं कि वहां लड़ाइयां ही होती रहती हैं सीपीएम के दौर से, यही प्रवृत्ति बनी हुई है। क्या इसका बौद्धिक वैचारिक काउंटर नहीं कर रहा बंगाल? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने ठीक ही कहा कि मैं ममता बनर्जी को भी क्रिटिसाइज करता रहा हूं और बराबर करता रहा हूं। जो मुझे लगता है कि क्रिटिसाइज करने लायक बात है, मैं जरूर क्रिटिसाइज करता हूं। लेकिन किसी को सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज करना है तो मैं इसके खिलाफ हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद मुझे और किसी पार्टी की अच्छी लगे तो मैं उनकी तारीफ भी करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी बिल्कुल उसी तरह से सरकार चला रही है जैसी सरकार चलानी चाहिए उनको। ऐसा नहीं है किसी को कोई फेवर हो रहा है, कहीं कोई पक्षपात हो रहा है। हां, यह जरूर है कि उनकी पार्टी से चुन करके जो आए लोग, उसमें कुछ मुसलमान हैं। जो दूसरी एक पार्टी है उसने तो किसी को टिकट ही नहीं दिया, यूपी में हमने देखा। तो अब हम कैसे कहें कि वो मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं? अब सबका साथ सबका विकास कहने से तो सबका विकास होने से रहा, विकास दिखाई भी देना चाहिए जमीन पर, सिर्फ मुंह से कहने से नहीं होगा। और रहा ममता बनर्जी का, तो ये बिल्कुल मैं समझता हूं बेबुनियाद इल्जाम है कि कहीं कोई पक्षपात कर रही हैं। मुझे लगता है जो घटना बशीरहाट में हुई उसमें पुलिस ने बहुत अच्छा रोल, अभी तक मैं जो सुन रहा हूं, जो समझ रहा हूं, मुझे आज शाम तक की खबर है वो यही है कि पुलिस दोनों साइड से लोगों को उठा रही है
और दोनों साइड के लोगों को पकड़ करके बंद कर रहे हैं। अनिरुद्ध, ये इसी तरह से छोटी छोटी घटनाओं से जलता रहेगा क्या? मतलब कोई वहां का जो भद्र लोग थिंकिंग क्लास कहते हैं वो भी देखते हैं कि इसी के ट्रैप में आया हुआ है, आजकल वो इसी को लेकर आक्रामक रूप से बात करता है। देखिए, अब जो आप बात कर रहे थे अभी कि किस तरीके से काउंटर हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस ने रामनवमी के बाद से ही बंगाली कल्चर के बारे में, जैसे हिंदुत्व बनाम बंगाली कल्चर, उसका इन्होंने कैंपेन शुरू किया था कि ये बंगाल का कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर। मेरे को अभी भी याद है उन्होंने बोला था सिंदूर खेला है तलवार खेला नहीं है, ये सीएम ने ही बोला था। तो इसी में सब बिजी हो रहे हैं, जवाब में नौकरी, इस पे ना ममता की तरफ से कोई सवाल पूछा जा रहा है ना केंद्र की तरफ से। तो नौकरी, किसान, ये सब की समस्याएं छोड़ के ये सिंदूर खेला बनाम तलवार खेला चल रहा है। अच्छा हुआ आप लोग आए, बातचीत की आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम हॉलोकॉस्ट म्यूजियम मेमोरियल के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के दौरे पर हैं। मोदी और नेतन्याहू ने आतंकी चुनौतियों पर चर्चा की दूसरे दिन और लड़ने का इरादा फिर से दोहराया। इसके अलावा खेती, पानी, स्वास्थ्य को लेकर खूब चर्चाएं हुई और समझौते भी हुए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में नेतन्याहू ने हिंदी में भी ट्वीट किया है। इजरायल के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे मुलाकात की है। नेतन्याहू की यह पंक्ति ज्यादा दिलचस्प है कि हम आपका 70 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। समझौते की बारीकी से ज्यादा प्रधानमंत्री और मोशे की मुलाकात खास रही। मोशे 2008 के मुंबई हमले में बच गया था, 11 साल का हो गया है अब। उसके दादा ने कहा कि वह बड़ा होकर रवि ही बनेगा और भारत ही जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तुम कभी भी भारत आ जा सकते हो। मोशे ने प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश पढ़ा, डियर मिस्टर मोदी, आई लव यू। मोशे 2 साल का था जब मुंबई के यहूदी पूजा घर में हमला हुआ, उसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा एक और खास कार्यक्रम रहा प्रधानमंत्री का, वो इजरायल के होलोकॉस्ट मेमोरियल में भी गए। यह भी एक सामान्य घटना नहीं है, इस घटना का भी अलग तरीके से पाठ किया जाना चाहिए, किया जाता रहेगा। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभव को दर्ज किया और इसे पॉइग्नेंट रिमाइंडर ऑफ अनस्पीकेबल एविल बताया। मतलब एक ऐसी दुष्टता की मर्मस्पर्शी याद जिसे बताने के लिए शब्द नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने मेमोरियल की गेस्ट बुक में लिखा है कि मैं वाशिम होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के दौरे से अंदर तक प्रभावित हुआ हूं। ये पीढ़ियों पहले किए गए एक अकथनीय पाप की मार्मिक याद दिलाता है। ऐसे दौर में जब हम हिंसा, नफरत, असहिष्णुता और आतंक का सामना कर रहे हैं, ये मेमोरियल यहूदी लोगों के साहस, धैर्य और सहन शक्ति का परिचायक है। याद वैशम दुनिया भर के समाजों के लिए एक आईना है। हमें पूर्व में हुए अन्याय और मानवता पर इसके खौफनाक असर को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने बच्चों को इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपने भविष्य के लिए उचित, दयापूर्ण और न्याय संगत चुनाव कर सकें। यहां पर यहूदियों के सामूहिक नरसंहार के पीड़ितों की यादों को सहेज कर रखा गया है। नरसंहार में मारे गए 30 लाख लोगों के नाम यहां पर जमा हैं और दर्ज हैं। भारत भर के रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली हिटलर की आत्मकथा और जीवनी पढ़ने वाले पाठकों को प्रधानमंत्री की इस बात पर गौर करना चाहिए। होलोकॉस्ट वो खतरनाक याद है जिसे हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल्स और सेना के साथ मिलकर 60 लाख यहूदियों को मारा था, जिसके तहत वॉशिंगटन में ही एक ऐसे मेमोरियल को मैंने देखा और चाहता हूं कि आप भी उस दौर की हिंसा को समझें, जानें। जब कभी बर्लिन, बुडापेस्ट, पेरिस, वॉशिंगटन जाएं तो होलोकॉस्ट मेमोरियल जरूर जाएं। प्रवेश करते ही मुझे एक किताब दी गई। ये किताब इसलिए दी जाती है कि आप इसे अपने साथ ले जाएं और किसी और को भी दें या सुनाएं ताकि वो पढ़े और दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई हिटलर की यातना के बारे में जानता रहे। इस किताब में एक व्यक्ति मेंडल फलमैन ने अपनी कहानी बताई है जो हिटलर की हिंसा का शिकार हुआ, फरार हुआ, उसकी प्रेमिका के साथ बलात्कार हुआ और दोनों को साइबेरिया से लेकर क्रीमिया तक में जाकर काम करना पड़ा था। मैं अपने परिवार के कारोबार में हाथ बटाने लगा। 18 साल की उम्र में यहूदी लड़की फ्रीडा ऑल्टमैन से मुझे प्यार हुआ और जल्दी ही हमारी सगाई हो गई। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और 20 सितंबर को जर्मन सेना हमारे शहर में घुस गई। नवंबर में फ्रीडा और उसके परिवार के साथ भागकर मैं सोवियत रूस के कब्जे वाले पोलैंड के शहर ब्यालिस्टोक चला गया। वहां फ्रीडा से मेरी शादी हो गई।
जनवरी 1940 में रूसियों ने कई अन्य यहूदी शरणार्थियों के साथ हमें काम करने के लिए पूर्व की ओर साइबेरिया भेज दिया। मुझे यूराल के पहाड़ों पर पेड़ काटने का काम दिया गया। इसके बाद मुझे और फ्रीडा को एक खेत में काम करने के लिए क्रीमिया भेजा गया। यहां मैंने एक ट्रैक्टर ड्राइवर का काम किया। जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया और सितंबर तक उनकी फौज क्रीमिया पहुंच गई। यहूदियों पर नाजियों के अत्याचार को समझ रहे रूसियों ने यहूदियों को काकेकश की तरफ भेज दिया। पहले अजरबैजान, फिर आर्मेनिया। 1944 में जर्मन फौज पीछे हटी तो हमारे परिवार को फिर क्रीमिया भेज दिया गया। युद्ध के बाद हमारा परिवार पोलैंड वापस लौटा और 1949 में हम अमेरिका चले गए। ये उनकी कहानी है जो बच गए थे, मगर जो नहीं बचे ऐसे लाखों लोग अपनी कहानी कहीं दर्ज भी नहीं करा पाए। वॉशिंगटन के मेमोरियल में घुसते ही मैं सहम गया। आसपास लोग चल रहे थे, उनके सिसकने की आवाज आ रही थी। वो हिटलर की यातनाओं को देख नहीं रहे थे, बल्कि उससे गुजर रहे थे। अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए रो रहे थे। तभी मेरी नजर एक कोने पर पड़ी जहां बड़ी संख्या में जूते रखे हुए थे। ये जूते इस तरह से रखे हुए थे जैसे लाशें एक दूसरे के ऊपर लदी फदी हों। ऐसा लग रहा था इन जूतों में आज भी आत्माएं कराह रही हैं। हम जूते हैं, हम आखिरी चश्मदीद हैं, हम नाती पोतों के जूते हैं, हम दादा दादी के जूते हैं, प्राग, पेरिस और एम्स्टर्डम से। और क्योंकि हम सिर्फ कपड़े और चमड़े से बने हैं, खून और मांस से नहीं। हम में से हर एक नरक की उस आग से बच गया। ये उनके जूते हैं जो नहीं बच सके, मगर जूते बच गए। मैंने अपने मोबाइल में इसी दिन के लिए तस्वीर बचाकर रखी थी 1 साल से, कि कभी तो मौका आएगा कि आपको बताने दिखाने का। खासकर उन लोगों को जो राम जी के देश में हिटलर का ख्वाब देखते रहते हैं। मेमोरियल के भीतर अंधेरा छाया हुआ था। एक दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर जैसे पूछ रही हो कि क्या आपके पुरखों ने हिटलर की यातना का विरोध किया था? क्या आप अभी हिटलर जैसी किसी आशंका या संभावना का विरोध करते हैं? यहां पर पहुंचते ही सब्र टूटने लगा। इतनी सारी तस्वीरें जैसे हम सभी का 1930 के दशक से इंतजार कर रही हूं कि आओ और बताओ। आप जानते हैं तब दुनिया हिटलर की यातना पर चुप हो गई थी। जर्मनी के लोग अपनी लाचारी के चादर में छिप गए थे। पड़ोसियों ने देखकर भी अनदेखा कर दिया कि यातना से तंग आकर यहूदी परिवार खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए भी एक तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर कब से हम जैसों का इंतजार कर रही है, जिस पे लिखा है कि कुछ पड़ोसी भी थे जो या तो उसमें शामिल थे या चुप थे। देखिएगा, ऐसी कहीं हिंसा हो या कहीं हिटलर बनने की कोशिश हो तो पड़ोसी होने का फर्ज निभा दिया जाएगा, दीजिएगा, वरना आपका भी कोई ऐसी तस्वीर लगाकर सदियों तक इंतजार करेगा। हम विदेश जाते हैं, एयरपोर्ट और फ्लाईओवर पर सेल्फी खींचकर चले आते हैं। यूरोप के कई शहरों में बहुत अच्छे मेमोरियल हैं, म्यूजियम हैं, वहां जाया कीजिए। मैं किसी के फेसबुक में ऐसी जगहों की तस्वीरें नहीं देखता हूं तो पता चलता है कि लोगों को ठीक से घूमने का सलीका भी नहीं मालूम है। उन ऐसी जगहों पर भी जाया कीजिए। वॉशिंगटन के होलोकॉस्ट मेमोरियल में शीशे का एक कमरा बना देखा मैंने। उसमें पार्क की तरह बेंच लगी हुई थी और कमरे में मरने से पहले यहूदी जो बच गए थे, यहूदी परिवारों की उस वक्त की दास्तानें रिकॉर्ड की गई थी और उनका ऑडियो बजाया जा रहा था। और उन बेंच पर बैठकर लोग चुपचाप शांति से उन अनुभवों को सुन रहे थे और रोए जा रहे थे। इसलिए होलोकॉस्ट मेमोरियल कोई तीर्थ नहीं है, बल्कि वाकई हमारे मनुष्य बने रहने की परीक्षा का केंद्र है। हिटलर ने सिर्फ यहूदियों को ही नहीं मारा, उस सनकी ने पागल और विकलांग लोगों को भी मारा, अस्पताल से उठवाकर कम्युनिस्टों को भी मारा, सोशलिस्टों को भी मारा। नस्ल सुधारने चला था, नस्ल बिगाड़ने का पेड़ लगा गया इस हरी भरी दुनिया में। हम सब ने कंसंट्रेशन कैंप के बारे में पढ़ा या सुना होगा, जहां के गैस चैम्बर में लोगों को डालकर हिटलर ने लाखों यहूदियों को मरवा दिया। जर्मनी ही नहीं, यूरोप के दूसरे शहरों में भी इस तरह के यहूदियों को मारने के लिए कत्लखाने खोले गए थे। इस तस्वीर में लोगों को कपड़े उतारकर नहलाया जा रहा है, जिससे पता चलता है, और फिर गैस चैम्बर में ले जाया जा रहा है। जिसे मारा जाता था
पहले उससे कहा जाता था कि चाहते हो दफन होना तो कब्र खोद जाओ, मरने से पहले उसकी कब्र खुदवाई जाती थी। काश इस तरह का संग्रहालय रूस में भी होता तो स्टालिन के आतंक को दुनिया महसूस करती, भारत में भी होता तो अलग अलग दंगों और नरसंहारों को पीढ़ियां महसूस कर पाती। इस मेमोरियल को एक बार देख लेंगे तो फिर मजाक में भी नहीं कहेंगे कि भारत को हिटलर जैसा नेता चाहिए। इसलिए हिटलर की आहट जहां भी देखिए सतर्क हो जाइए। वो एक बुरा सपना था और बुरा सपना है। उसके दौर की जर्मनी में हर दीवार पर उसकी तस्वीर हुआ करती थी। ऐसा सनकी नेता था कि हर तरफ अपनी तस्वीरें देखा करता था, जैसे वही एक दुनिया का उद्धारक हो। जिन लोगों को किसी डिक्टेटर का इंतजार रहता है या जो तानाशाह का मतलब नहीं समझते हैं, उनके लिए इसी मेमोरियल से लाई एक कविता पेश कर रहा हूं, जो कभी हिटलर का ही समर्थक हुआ करता था। सुनिए। पहले वो समाजवादियों के लिए आए और मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। फिर वो मजदूर यूनियन वालों के लिए आए और मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं मजदूर यूनियन का नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए और मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और तब मेरे लिए बोलने वाला कोई बचा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया कि उन्होंने अपनी इस यात्रा से होलोकॉस्ट के बारे में बताने का मौका दिया। होलोकॉस्ट शब्द ग्रीक शब्द होलोस और कॉस्टोस से मिलकर बना है। होलोस का अर्थ होता है संपूर्ण, पूरा, और कॉस्टोस का अर्थ है जलाना। 60 लाख लोगों के जलाने मारने के बदले इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है। कई बार हम दंगा मतलब सिर्फ दंगा समझते हैं। होलोकॉस्ट मतलब सिर्फ हॉलोकॉस्ट नहीं होता है। 1933 से लेकर 1939 9-10 नवंबर 1939 का जर्मनी बेहद खतरनाक दौर से गुजरा। दुनिया के लिए दुआ कीजिए कि फिर कोई हिटलर ना आए। आपका कोई दोस्त मजाक में भी हिटलर की कल्पना करता है, डिक्टेटर का आह्वान करता है, उसे कहिए कि वो पागल होने वाला है। अब ब्रेक लेते हैं, नौकरियों की बात करेंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी दुश्मनी में यूपी में करीब 70,000 लोगों की नौकरी खटाई में पड़ती लग रही है। इन लोगों ने अलग अलग नौकरियों के लिए सारे इम्तिहान पास कर लिए, फिर इन्हें पोस्टिंग मिलनी थी, बहुतों के इंटरव्यू होने थे, इंटरव्यू रुक गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं वो कई दिनों तक प्रदर्शन कर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। वो चाहते हैं कि सरकार इन भर्तियों को शुरू करे, लेकिन सरकार ने रोक लगा दी है। पता नहीं कि जिस नौकरी में किसी का सिलेक्शन हुआ है वो मिलेगी भी या नहीं। इनमें से कई अब धरने प्रदर्शन पर उतर आए हैं। मीडिया और सरकार की ओर से हताश हो रहे हैं कि कोई भी उनकी नहीं सुन रहा है। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे विरोध के खैमे हैं। एक तरफ दरिया तो दूसरी तरफ उनकी तकलीफ का समंदर है, जो उसके किनारे इस बारिश में भी जमे हैं ताकि उनकी आवाज हुकूमत तक पहुंच जाए। अखिलेश सरकार में इन्होंने नौकरी के लिए रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, जीडी, इंटरव्यू वगैरह पास किया। बस अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था कि नई सरकार आ गई जिसने भर्ती रोक दी। जिन भर्तियों को रोका गया उनमें फिजिकल एजुकेशन टीचर की 32,000, प्राइमरी शिक्षक की 12,460, उर्दू टीचर की 4,000, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की 4,000, सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की 11,500, दारोगा की 4,000 और होमगार्ड की 138 नौकरियां शामिल हैं। सपा सरकार जाते जाते हम लोगों के लिए 32,022 पद सृजित कर दी। शासनादेश उसका जारी हो गया, हम लोगों ने फॉर्म भर दिया और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, माननीय योगी जी की सरकार बनी और तब से इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। दरिया किनारे लगे तंबू बारिश के पानी से घिर चुके हैं। तमाम तंबू उखड़ गए हैं। कुछ अपने भीगे टेंट सुखाने की जुगत में हैं, तो कुछ ने पास के फ्लाईओवर के नीचे पनाह ली है। पिछली हुकूमत में भी इन्हें नौकरी मांगने पे लाठियां मिलती थीं, अक्सर खूब मिलती थीं। इस सरकार में भी लाठियां पड़ी हैं। सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने करीब 11,500 नौकरियां निकाली। करीब 40,000 लोग रिटन टेस्ट में पास हुए
कुछ का इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन भर्ती पे रोक लग गई। सर, हम सभी विद्यार्थियों का और अभ्यर्थियों का जो भविष्य वो अंधकार में डूबा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा सरकार हमें जॉब देना चाहती है या नहीं देना चाहती। हम लोग इसी आश्वासन पे अभी भी टिके हुए हैं कि सरकार हमको एक अच्छी सी जॉब प्रोवाइड कराएगी, लेकिन ये जो समय ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड बहुत लंबा खिंचता हुआ चल रहा है। क्या हम बेरोजगारों की जिंदगी क्या ऐसी खिंचती हुई चली आएगी? इनमें से तमाम लड़के नौकरी पाके माँ बाप का सहारा बनते, लड़कियां खुद मुख्तार बनती, शौहर के भरोसे नहीं रहती। इनकी उम्मीदें टूटने लगी हैं। अब हमारे परिवार में जो है सब उम्मीद लगा के बैठे हैं। जितने भी 50,000 स्टूडेंट हमारे अधीनस्थ परिवार के हैं, सबके घरों में लोग आस लगा के बैठे हैं। हम बेरोजगार छात्र हैं। अगर हम में से कोई एक आगे नहीं आएगा तो हम अपनी मांगों को सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? दरिया किनारे सन्नाटे में लगे अपने खेमों में ये चीखते रहते हैं। यहाँ से इनकी आवाज हुकूमत तक मीडिया के जरिए ही पहुंचती है। बीटीसी और टीईटी ट्रेंड लोग भी यहाँ नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कहते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने इनसे कहा कि नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि 65,000 शिक्षक ज्यादा हैं। इन्हें आरटीआई से पता चला कि 1.5 लाख टीचर कम हैं। हम लोग 75,000 वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार 90 दिन से ज्यादा हो गई है। अभी तक सरकार की तरफ से ना कोई आश्वासन मिला है, ना इन्होंने अपना कोई वादा पूरा किया है। नौकरी मांगने वालों की इस भीड़ में सिराज भी अपनी रोजी चला लेते हैं। यहाँ ठेले पे पानी बेचते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी बेच लेते हैं। इनके साथ रहते रहते इन्हें सबकी तकलीफें पता चल गई हैं। ये खुद भी इनकी नौकरी के लिए दुआएं करते हैं। इंसाफ होना चाहिए। इन लोग के साथ इतने दिन से बेचारे सब भूखे प्यासे बारिश में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर इनको न्याय मिल जाएगा तो ये यहाँ से चले जाएंगे, तो आपका काम कैसे चलेगा? यहाँ बहुत सारे लोग आते रहते हैं बेचारे अपना दुख और दर्द लेके। यहाँ पर तकलीफों हम लोग को भी होती है। बेचारे अपना अपना घर छोड़ के आते हैं, इतने इतने दिन पड़े रहते हैं। सरकार इन लोग की जल्दी सुनवाई करे, इन लोग का काम करे, और हमको तो और भी कोई काम मिल जाएगा कर लेंगे। नई सरकार में योग की बात आगे बढ़ी, पीएम खुद उसमें शामिल हुए तो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री वाले 1.5 लाख लोगों में उम्मीद जगी कि उनकी नौकरी की मांग बढ़ेगी। लेकिन यहाँ तो जिन 32,000 लोगों का इम्तिहान हुआ, उनकी ही नौकरी खटाई में पड़ गई। एक तरफ तो हम माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी योग को बढ़ावा देने के लिए 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं। जमीन पे आके खुद पे बैठते हैं, जनता को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम योग को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जब तक शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी, जो गरीब परिवार के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको योग कैसे सिखाया जा सकता है? लेकिन नई सरकार का इल्जाम है कि अखिलेश सरकार के दौरान भर्तियों में बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हुई। तमाम भर्तियों पे अदालत ने रोक लगाई। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को भी भर्तियों में घोटाले के इल्जाम में अदालत ने हटाया। ऐसे में इन भर्तियों में पारदर्शिता और ईमानदारी की जांच की जा रही है। इस तरह की भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी सरकार में नियुक्तियों को लेकर के था, वो आम था, गली गली था, और जो योग्य बच्चे थे वो कुंठित हो रहे थे। पूज्य योगी जी की सरकार आई है तो सरकार का एजेंडा बहुत साफ है कि हम एक पारदर्शी व्यवस्था दें। उस पारदर्शी व्यवस्था में ताकि फेयर नियुक्तियां हो सके, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको स्थान मिल सके। हर दफा यहाँ से गुजरते हुए मालूम नहीं क्यों गमन फिल्म का वो गाना बार बार याद आता है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर एक शख्स परेशान सा क्यों है। जब विपक्ष में होते हैं तो वो इनकी परेशानियों के साथ होते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो उनके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, बहुत जमाने से हम यही सिलसिला चलता हुआ देख रहे हैं। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी और रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तरह की घटना की इसकी क्या पृष्ठभूमि है? बंगाल में एक कि इस तरीके से सोच है कि अगर कोई सांप्रदायिक कहीं घटना हो रही है, दंगा हो रहा है, कोई टेंशन भी हो रही है, उसके बारे में अगर लिखेंगे, उसके बारे में अगर बोलेंगे तो उससे वो फैलता है। लोग एडिटर्स का या फिर जो रिपोर्टर है उसकी मतलब वो इस तरीके से वो सोचते हैं। तो जो खबर अगर यूपी में, जो इंसिडेंट यूपी में अगर होती है तो फिर यहाँ दिल्ली के अखबारों में वो 4 पेज का पूरा उसका पैकेज बन जाता है। वहां पे वो सिंगल कॉलम छपता है। अच्छा। और ये दिल्ली के बारे में भी वही रूल फॉलो करते हैं जो बंगाल के बारे में करते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। मगर ये एडिटोरियल पॉलिसी है काफी अखबारों का।
टीवी का मेरे को उतना नहीं पता है। लेकिन इससे हो क्या रहा है? तो इतनी तरह की अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो आपको लगता नहीं कि वहां पर अब इन घटनाओं की रिपोर्टिंग कर ही देनी चाहिए? मेरे को तो लगता ही है, मगर अब क्या हो रहा है कि जैसे जो रिपोर्टर है वो जाता है ग्राउंड पे, वो हर पक्ष से बात करता है, मगर चाहे वो व्हाट्सएप हो चाहे वो फेसबुक हो, उसका एक तो उसको आपको पता नहीं है उसका सोर्स क्या है। वो कहीं किसी और देश का वीडियो लगा के बोल देंगे कि देखो आपके गांव में ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे मारा है। तो उससे काफी टाइम पे हमने ये भी देखा है कि हिंसा हो रही है, मगर उसका जो सोर्स है, जिसका जिस झूठ से वो फैला है, उसका कोई वो नहीं है, उसका ना पता है ना कुछ। इस तरह के वायलेंस का पैटर्न क्या है अनिरुद्ध? मैं आप ही की कई रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें गाड़ियां जलाई जा रही हैं, पुलिस के थाने पर हमला किया जा रहा है, कुछ दुकानें जलती हैं, घरों पर पथराव होता है। और ये बात दोनों समुदायों की बात में जो मैं पढ़ रहा हूं, दोनों तरफ से एक ही बात आती है। तो ये एक पैटर्न क्या है इसका, जरा आप विश्लेषण करेंगे? आपने तो कई इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा को कवर किया है। देखिए, अभी अब लास्ट 1.5 साल में 3 तरीके के मैंने देखे हैं अपने, जो मैंने कवर किए उसमें से। एक तो जैसे आपने बताया बिहार का, कि मंदिर या मस्जिद में किसी ने मांस फेंका हुआ है, तो ये एक है। दूसरा जो शायद से नया है वो है कि फेसबुक में या व्हाट्सएप में किसी ने आपत्तिजनक कुछ लिखा है, तो उससे वायलेंस फैल रहा है। और तीसरा है कि कहीं से जुलूस निकला है, जो आदि में बहुत ज्यादा हो रहा है अभी, जुलूस निकला है और वहां पे कोई जाके उस पर बम फेंकता है, या फिर जैसे मेरे ख्याल से ये बम फेंकने की घटना दोनों तरह के जुलूस में हुई है ना? हिंदुओं के जुलूस में भी या मुसलमानों के जुलूस में भी इस तरह की बात सामने आई है। सबसे जो मतलब सबसे ज्यादा जब मैंने देखा था वो ये है, अक्टूबर 2016 में दुर्गा पूजा खत्म हुआ था, और उसी टाइम पे कोर्ट का ऑर्डर आया था कि दुर्गा पूजा के लिए आप मुहर्रम प्रोसेशन वो आप दोनों एक साथ निकालेंगे, लॉ एंड ऑर्डर करना है। तो जैसे यहाँ जहां भी इंसिडेंट हुआ है उससे ज्यादा दूर नहीं है, हाली शहर में भी, हाजी नगर में भी मुहर्रम प्रोसेशन पे भी बम फेंका गया था, और जब दुर्गा पूजा का विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे उस पे भी अटैक हुए थे। लेकिन क्या बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है? क्या पैटर्न? देखिए, उस टाइम इंजरीज तो होती है, मगर डेथ किसी का नहीं हुआ था, मगर घर जलाए गए थे उसके बाद, दोनों तरफ से ये हो रहा था। मगर और जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस पूरे चीज में अगर आप उसको मतलब समझेंगे, देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेटर्स का भी मानना है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग हो रही है दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि जैसे फेसबुक में पोस्ट लग गया है, अब मगर उस पर लोग कमेंट करेंगे, मगर इतने सारे लोगों को वो पहुंच कैसे रहा है? कोई ना कोई तो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां वो डाल रहे। तो अब पुलिस क्या करती है, ऐसे इंसिडेंट के बाद सबसे पहले नेटवर्क बंद कर देती है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, मार्च 2016 में इलम बाजार बीरभूम, ये शांति निकेतन से कुछ 30 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक फिर से वही सेम चीज है, 11वीं क्लास के एक लड़के ने इसी तरीके की आपत्तिजनक मतलब पोस्ट डाला था उसने, और उसी के बाद ये लोग गए पुलिस स्टेशन, इलम बाजार पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ, और उसके बाद फायरिंग हुई दोनों तरफ से, और वो फायरिंग किसने की आज तक पता नहीं चला है। और उसमें एक मुसलमान युवक की डेथ हो गई थी, और प्रोटेस्ट भी वही कर रहे थे। सोसाइटी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई तैयारी के साथ ये गेम कर रहा है, या उनको वो बातें ज्यादा पसंद है कि ये मुसलमान ऐसे करते हैं, ये हिंदू ऐसे करते हैं, वो आ गए इतनी संख्या में, ये आ गए इतनी संख्या में। उनको पता नहीं है कि इस तरह के तर्क और दलीलों से दुनिया भारत के कितने शहर जल चुके हैं। सर, समझाने वाले कम हो गए, मतलब लोगों को झूठ बोलने वाले ज्यादा हो गए, क्योंकि अपनी पॉलिटिकल फायदा का वो लोग देख रहे हैं। आपने इस रिपोर्टिंग के दौरान ये देखा या महसूस किया कि जो राजनीतिक दल हैं, जो वहां सरकार से संबंधित हैं या विपक्ष से संबंधित हैं, वो इन समूहों को समझाते हुए आपको नजर आया कि समझा रहे हैं कि आपको इसका मुकाबला करना चाहिए, इस तरह से इसका शिकार नहीं होना चाहिए, इसके जाल में नहीं फंसना चाहिए? सर, इसका भी ना, जैसे कोई कहीं पे हिंसा हो गई, उसके बाद भी एक पैटर्न रहता है। जो रूलिंग पार्टी है वो कहती है कि हम जाएंगे, हम समझाएंगे, और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो जाके वहां जाने की कोशिश करते हैं, फिर रूलिंग पार्टी उसको रोकता है, और उसके बाद दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं, दोनों तरफ से तर्क आते हैं, और उससे जो है कि शांत होने से जगह उससे टेंशन बढ़ जाता है। अगर अब अजीज साहब वीडियो लिंक पे नहीं आ रहे तो क्या हम उनका फोन इन ले सकते हैं? अच्छा, ठीक है। एक और चीज है कि बार बार ये आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है, इस बात में कितना दम है? सर देखिए, इसमें बंगाल में करीब सेंसस के हिसाब से 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मगर ये पूरी कहानी नहीं है। बंगाल में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी है जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कम होंगे, जहां 99% पॉपुलेशन किसी एक तहसील में या फिर असेंबली में मुस्लिम है।
तो तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी मुस्लिम अपीजमेंट करती है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। करती है पॉलिटिकल, और तृणमूल के पहले जब वहां पे सीपीएम थी वो भी करते थे। जहां पे आपको पॉलिटिकल फायदा होगा इलेक्शन के पहले, वहां मस्जिद में जाएंगे या फिर मंदिर में जाएंगे, ये तो रहता है। मगर अभी जो 2 साल में चेंज हो गया है वो ये है कि यहाँ पे एक और पार्टी है जो बहुत कोशिश कर रही है इस पॉलिटिकल एंटिटी में घुसने के लिए, जहां पे उनके लिए पहले जगह नहीं थी। अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 एमएलए हैं। कौन? बीजेपी के। और वो क्या कर रही है? और एक और चीज है कि जैसे आरएसएस और वीएचपी, मेरे ख्याल से आज ही उनका यहाँ से स्टेटमेंट आया है कि अब इस हिंसा के बाद वो नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बीच बातचीत का मसला इतना हावी हो गया कि जिन सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर इसकी नौबत आई उसी का डिटेल सामने नहीं आ रहा है। फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप की दुनिया में हर दिन सैकड़ों मैसेज किसी न किसी धर्म को आहत करते हुए लिखे जा रहे हैं। जब ये लोगों को पता है तो फिर ये कौन लोग हैं जो भीड़ लेकर सड़कों पर उतर आते हैं? इनके खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई हो रही है? आप यकीन करेंगे कि कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर बादुरिया की यह तस्वीर इसलिए है कि किसी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। हम क्या मूर्खता की मिसाल कायम करने के लिए उतावले हो रहे हैं? इन लोगों को किसने सड़क पर उतारा? बजाय इसके कानून का रास्ता क्यों नहीं चुना और इंतजार किया? बीजेपी का दावा है कि 2000 मुसलमानों ने हिंदू परिवारों पर हमला किया। बताया जा रहा है कि कई दुकानें जला दी गईं और घरों पर पथराव किया गया। हमारी सहयोगी मोनदीपा बनर्जी इस इलाके के एक हिस्से में गई जहां के घरों के कुछ शीशे टूटे हुए थे और पथराव भी किया गया था और पास के एक क्लब के सामानों को नष्ट भी किया गया। लोगों ने मोनदीपा को बताया कि वे काफी डरे हुए हैं। पुलिस थाने पर हमला करने और पुलिस की गाड़ियां जलाने की भी खबरें हैं। सांसद की गाड़ी पर भी हमला हुआ। यह वीडियो मंगलवार का है। समझना मुश्किल है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है। इस भीड़ में भीड़ का हौसला दिख रहा है। पुलिस को इस भीड़ के आगे बेबस नजर आ रही है। उसकी मौजूदगी में किसी के साथ हाथापाई होती लग रही है। सड़कों पर टायर जलाए गए हैं। मंगलवार को मोनदीपा की रिपोर्ट की यह तस्वीर बता रही है कि हिंसा हुई है। आप खुद भी देखिए, 17 साल के लड़के की पोस्ट के जवाब में किन लोगों को उतारा गया। क्या इनमें से कई किशोर उम्र के बच्चे भी नजर आ रहे हैं? यह सवाल करना होगा कि 17 साल के एक किशोर के फेसबुक पोस्ट को लेकर क्या शहर या मोहल्ले में आगजनी की जाएगी, रास्ता जाम किया जाएगा, तो फिर समाज का क्या होगा? क्या हमारे संबंध इतने खोखले और कमजोर हो गए हैं? फेसबुक पोस्ट के कारण धार्मिक भावना आहत हो रही है तो इसका मतलब है भावनाओं को ही बीमारी लग गई है। एक बात सभी को याद रखनी चाहिए, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता इसी फिराक में रहती है कि कब अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता हरकत करे या कुछ ऐसा करे जिससे सांप्रदायिक रंग देकर उसके जवाब में बहुसंख्यकों को उकसाया जा सके। भीड़ का जवाब भीड़ से देने वाले दोनों तरफ के लोग अच्छी तरह से यह बात जानते हैं कि वे जवाब नहीं दे रहे बल्कि एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। अगर ममता बनर्जी बीजेपी की सरकारों में सांप्रदायिक हिंसा करने वाले समर्थकों या गुटों को संरक्षण देने का आरोप लगाती हैं तो खुद उनका अपना बेंचमार्क क्या है? उन्होंने दोनों तत्वों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है यह बताना चाहिए, न कि राज्यपाल के साथ हुए विवाद को प्रमुखता देनी चाहिए। हालांकि वो भी चिंताजनक स्थिति है। बिहार चुनाव से पहले इंडियन एक्सप्रेस में जब अपू एथोस सुरेश थे तब उन्होंने एक शानदार रिपोर्टिंग की थी। 21 अगस्त 2015 की इस रिपोर्ट में अपू ने बताया था कि बीजेपी और जेडीयू के अलग होने के बाद बिहार में सांप्रदायिक हिंसा 3/4 बढ़ गई। जब दोनों साथ थे तो पूरे बिहार में 3.5 साल के दौरान 226 घटनाएं हुई। जून 2013 में अलग हुए और अलग होने के 2 साल के भीतर सांप्रदायिक हिंसा और तनाव की 667 घटनाएं दर्ज की गईं। ज्यादातर घटनाएं मंदिर मस्जिद में मांस फेंकने को लेकर शुरू हुई थी। नीतीश कुमार ने अपने कैंपेन के हर भाषण में कहा था कि कोई मांस इधर उधर फेंकेगा, भड़किएगा नहीं, पर उससे ज्यादा वहां के समाज ने सहनशीलता का परिचय दिया। बंगाल को क्या हो गया है? ममता को अपने ही सहयोगी से सीख लेनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की मार्च 2014 की एक रिपोर्ट है जिसमें पुलिस रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया गया है कि ग्रामीण बंगाल में सांप्रदायिक झगड़े बढ़े हैं। 2008 में सांप्रदायिक हिंसा की 12 घटनाएं दर्ज होती हैं, वहीं 2013 में बढ़कर 106 हो गई। राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार 2015 में देश के
53 बड़े शहरों में दंगों के 6,270 केस दर्ज हुए, सांप्रदायिक हिंसा और तनाव के, जिसमें पहले नंबर पर पटना, मुंबई और कोलकाता है, बेंगलुरु भी है उसमें। कोलकाता में 293 केस दर्ज किए गए। 2016 में बंगाल विधानसभा का चुनाव हुआ, तब ममता बनर्जी को 211 सीटें मिली और बीजेपी को 3, यानी इन सांप्रदायिक हिंसा का कोई लाभ नहीं मिला किसी को भी। लेकिन हर बार नुकसान नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उन्हें अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोपों को भी गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे आरोपों के बहाने बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति पर भी लगाम लगाकर दिखाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंगाल को लगातार उबाल रहा है। धार्मिक जुलूसों और यात्राओं का स्केल जरूरत से ज्यादा बड़ा हो रहा है। इन जुलूसों के जरिए सदियों पुराने वही ढोल बजाए जा रहे हैं कि लाउडस्पीकर की आवाज तेज हो गई या नहीं बजाने दिया किसी ने, या किसी ने मांस फेंक दिया। मूर्खता का यह रिकॉर्ड हम ही लोग कायम कर सकते हैं और कोई नहीं। मुस्लिम समाज का एक हिस्सा इस खेल को भी समझ रहा है, तभी कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम बरकती को इमाम के पद से हटा दिया। इस इमाम के निजी एल्बम में तमाम नेताओं की तस्वीरें हैं जो इनके बयानों को लेकर राजनीति भी करते हैं। मगर मई महीने में इस शख्स ने ऐसा बयान दिया कि हम इमाम हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अपनी कार से लाल बत्ती नहीं उतारेंगे। तब मीडिया में खूब बवाल हुआ, खूब बयानबाजी हुई और सांप्रदायिक बातों को लेकर भड़काया उकसाया गया। स्थानीय मुस्लिम समाज और मस्जिद का बोर्ड इस बात को लेकर सतर्क हो गया कि इसे लेकर किसी तरह की बातें फैलाई जाएंगी। इमाम को गद्दी से उतारकर फेंका गया। इमाम साहब कहते रहे कि मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त है, लेकिन गद्दी नहीं बचा सके। बाद में तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ने भी इनके खिलाफ मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में कथित रूप से बयान दिया था। इस इमाम का यही काम था कि कुछ बयान दे दो जिससे बहस छिड़े और सांप्रदायिकता को खुराक मिले। बहुत लोगों की दुकान ही इस तरह के बयानों से चल रही है। अगर इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज किया जाता रहा और समाज के भीतर से समाज के लिए आवाज नहीं आई, तो लोग एक दूसरे को पहचानने और दुआ सलाम करने के लायक नहीं बचेंगे। हम बंगाल की राजनीतिक और सांप्रदायिक परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। प्राइम टाइम में हमारे साथ अनिरुद्ध घोषाल हैं, आप युवा पत्रकार हैं इंडियन एक्सप्रेस के, और अजीज मुबारकी साहब कोशिश करेंगे कि वो जुड़ जाएं, जो साउथ एशिया उलेमा काउंसिल कोलकाता के राष्ट्रीय सचिव हैं। अनिरुद्ध, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि हर सांप्रदायिक हिंसा के बारे में उतना हमारा संसाधन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अखबार और वेबसाइट को जब मैं ढूंढने जाता हूं तो बहुत कम डिटेल जानकारी मिलती है। इस तरह कैंपेन करेंगे पूरे बंगाल में कि बंगाल जो है हिंदुओं के लिए रहने लायक जगह नहीं है, बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बना रही है। तो दोनों तरफ से हो रहा है अब यहाँ पे। पहले ऑपोजिशन नहीं था, पहले इस तरीके का हिंदुत्व पॉलिटिक्स पहले बंगाल में इस तरीके से तो नहीं हुआ है पहले। पर कोई वहां का सोसाइटी और ये सब इस ट्रैप को लोग नहीं समझ रहा है। मतलब क्या स्टेट एक्शन ले रही है इन दोनों तरफ के जो भी लोग हैं जो इसमें जो शामिल हैं? स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी भी घटना में सख्ती से कोई एक्शन लिया हो बाद में ही? जैसे अब धूलागढ़ का अगर हम देखें, धूलागढ़ अभी ये मेरे को डेट दिसंबर 2016 का है। उसमें इन्होंने पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 25 लोगों को अरेस्ट किया था। मगर उसमें क्या हुआ, अब जैसे हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि रिपोर्टिंग कुछ खास हुई नहीं थी। हमने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था और कुछ और अखबारों में, एक आध अखबारों में छपा था। तो अब क्या हुआ, एक चैनल गई वहां पे, उन्होंने जो इंसिडेंट था वो, अब जहां पे हमने देखा था कि 7 घर जले हैं, 3 मुसलमान के हैं, 4 हिंदू के हैं, दोनों तरफ इंजरीज हैं, दोनों तरफ से पथराव हुआ है। तो वहां वो चैनल गई, उन्होंने एक तरफा रिपोर्ट पेश किया और उसके बाद वहां पे फिर जैसे हिंदुओं के घर जले हैं। हाँ, तो उसके बाद वहां पे फिर वो वायलेंस बढ़ने लगा। तो अब यहाँ पे पुलिस भी कितना करी, अगर इस टाइम पे अगर पुलिस वहां जाके मीडिया को रोके तो फिर बोलेंगे कि आप मीडिया को रोक रहे हो। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली जो आपका लैंग्वेज मीडिया है, जो बंगाली अखबार या बंगाली टेलीविजन, क्योंकि उनका रीच ज्यादा है। इंडियन एक्सप्रेस कितना लोग पढ़ते होंगे शहरों, कलकत्ता शहर के बाहर, गांव में तो कोई पढ़ता नहीं होगा अंग्रेजी अखबार। तो ये जो लोकल ट्रेडिशनल मीडिया है जिन पे लोगों पे एकदम विश्वास है, अगर वो नहीं लिखेंगे तो लोगों को भड़काना भी आसान लिखना ही और ज्यादा मुसीबत पैदा कर रहा है। इससे बेहतर है कि वो लिखें जी, और लिख के इस तरह की सच्चाई सामने लाएं, तो जिससे लोग अनुमान या अफवाहों के। अजीज मुबारकी साहब हमारे साथ हैं, अब समय कम है, पर मैं ये जानना चाहता हूं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि एक 11-17 साल का लड़का अगर फेसबुक पे पोस्ट कर दे तो ये कौन लोग हैं जिनके मजहब की इतनी भावनाएं आहत हो जाती हैं और वो सैकड़ों लोगों को लेकर निकल जाते हैं सड़क, उनकी भी जिंदगी वो जोखिम में डाल देते हैं। तो इस पे कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं होती है मुबारकी साहब?
नहीं, मैं बताऊं रवीश भाई, ऐसा है कि ये तो सही है कि इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं और ये इंटॉलरेंस हद से ज्यादा, मतलब दूलागढ़ जैसे अभी बता रहे थे, दूलागढ़ है, उससे पहले मालदा हुआ, तो ये एक रेगुलर तरीके से मैं देख रहा हूं कि ये चीज इस तरह से प्रोवोकेशन होता है और इस तरह से मुसलमान उसको फिर वही खेल में आ जाते हैं, फंस जाते हैं उसी खेल में जो उनसे शायद खेला जा रहा है। और ये बहुत दुख की बात है, जबकि अगर आप देखें तो बंगाल का माहौल ऐसा कभी नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि बंगाल आज कोई बना हो, 47 से जैसे मुल्क आजाद हुआ वैसे बंगाल बना, फिर बांग्लादेश इसमें से निकल करके चला गया, लेकिन तब भी बंगाल के माहौल में कभी कोई खराबी नहीं आई। तो आज जो हालात हैं ये आखिर समझना होगा ऐसा क्यों